नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। वर्तमान महामारी के इस दौर में भी हमारे किसान भाई बहनों ने कृषि के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है। इसलिए किसानों के लिए समर्पित अपने इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, ताकि हमारे किसानों के आर्थिक विकास को बल मिल सके। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे सेब की खेती के बारे में। उसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल किसान प्रेमचंद शर्मा से। साथ ही तमाम हलचलों के बारे में भी आप जान पाएंगे। जी हाँ, कृषि जगत की तमाम हलचलों के बारे में आपको जानकारी देंगे। बताएंगे आपको ई-नैम मोबाइल ऐप के बारे में और साथ ही जान पाएंगे सोशल मीडिया अपडेट्स के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की, उसके बाद कृषि स्टार्टअप और अंत में फार्मिंग इंडिया। कृषि दर्शन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम बात करेंगे सेब के बारे में। सेब अपने सुगंध और अपने पोषक तत्वों और साथ ही स्वाद के लिए जाना जाता है और हर किसी को काफ़ी पसंद आता है। अन्य फलों की तुलना में इसकी कीमत भी किसानों को अच्छी मिलती है और हमारे किसान भी बढ़ चढ़कर सेब की खेती करते हैं। इस समय सेब की फसल पककर तैयार है और बाजार में इसकी भरमार है। तो अगर आप भी सेब की खेती करना चाहते हैं तो देखिए इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। सेब की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में की जाती है। कुछ हद तक इसकी खेती अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पंजाब और सिक्किम में भी हो रही है। सेब के पेड़ की ऊंचाई आमतौर पर 15 मीटर होती है। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया को इसका उत्पत्ति स्थल माना गया है। रेड डिलिशियस, गोल्डन डिलिशियस, मैकटॉश और चौपातिया अनुपम कुछ प्रमुख भारतीय किस्में हैं। सेब के लिए 5.5 से 6.5 pH वाली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। मिट्टी कठोर हो और उसमें जलभराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसे समुद्र तल से 1500 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। ऐसे इलाके जहां बारिश का समान वितरण हो ज्यादा बेहतर हैं। रोपाई के लिए 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और इतना ही गहरा गड्ढा खोदना होता है। पौधों के बीच की दूरी किस्म और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर निर्भर करती है। आमतौर पर 10 मीटर की दूरी में 2 या 3 पेड़ लगाए जाते हैं। वर्ग पद्धति से इसकी रोपाई के लिए सबसे ज्यादा अपनाई जाने वाली तकनीक है, यानी इसमें पौधों और कतारों के बीच का फासला एक जैसा होता है। अप्रैल से अगस्त तक सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है, जबकि खाद डालने का काम दिसंबर और जनवरी में किया जाता है। गर्मी के मौसम में 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। उचित नमी बनाए रखने के लिए बेहतर होगा कि पलवार भी कर लें। सेब में कोडलिंग मोट, सेब क्लियरिंग मोट, वूली सेब एफिड, ब्लॉसम थ्रिप्स, सेंट जॉर्ज स्केल और रूट बोरर जैसे कीट लगते हैं, जबकि बीमारियों में फायर ब्लाइट, एप्पल स्केप और चूर्निल आसिता का नाम लिया जा सकता है। खरपतवार भी फसल के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। युवावस्था में तो ये और भी हानिकारक हैं। इसलिए शुरुआती वर्षों में बाग से खरपतवार निकालने का काम करते रहें। सेब की छटाई बहुत जरूरी काम होता है। इसमें कमजोर और विकृत शाखाओं को काटकर अलग कर दिया जाता है। ऐसा करने से पेड़ का सत्व और उत्पादकता दोनों बढ़ जाती हैं। ज्यादा घने फल लगने पर उनका विरलीकरण भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पेड़ों के केंद्र तक सूरज की रोशनी और हवा का प्रवेश कराया जाता है। इससे पौधों की बढ़ोतरी में मदद मिलती है और सस्य क्रियाओं में आसानी होती है। जहाँ तक उर्वरक का सवाल है, तो साल भर में एक पेड़ को 350 ग्राम नत्रजन, 175 ग्राम फास्फोरस पेंटॉक्साइड और 350 ग्राम पोटेशियम ऑक्साइड की जरूरत होगी। सेब के पेड़ पर चौथे साल से फल लगने शुरू होते हैं। एक पेड़ साल भर में औसतन 10 से 20 किलो सेब की पैदावार देता है। आमतौर पर सेब की फसल सितंबर-अक्टूबर में तैयार हो जाती है। तोड़ने के बाद सभी फलों को धोकर गंदगी हटा दें। दोष मुक्त फलों को निकालकर अलग कर लें। बाकी फलों को आकार और रंग के हिसाब से वर्गीकृत करके बेचने ले जाएं। सेब को गत्ते में पैक करके ले जाया जाता है। पैकिंग के दौरान जहां स्टेपल लगा हो वहां फल को नष्ट होने से बचाने के लिए पूर्ण स्टेपल बंदी करें। आप चाहें तो नालीदार ट्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में सेब को 90 दिनों के लिए भंडारित किया जा सकता है, जबकि निचले हिस्सों में इसके भंडारण का समय सिर्फ 60 दिन है। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 90 से 95% नमी के साथ 1.8 से 0 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं इस माह यानी सितंबर महीने के कृषि कैलेंडर की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि अलग अलग फसलों में वर्तमान में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना किसानों के लिए जरूरी है ताकि अच्छी फसल उन्हें प्राप्त हो सके। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे हरी मिर्च की। सितंबर माह में किसान भाई मिर्च की खेती कर सकते हैं। मिर्च हल्की से भारी हर तरह की मिट्टी में उगाई जा सकती है। अच्छे विकास के लिए हल्की उपजाऊ और पानी के अच्छे निकास वाली जमीन जिसमें नमी हो, इसके लिए अनुकूल होती है। हल्की जमीनें भारी जमीनों के मुकाबले अच्छी क्वालिटी की पैदावार देती हैं। मिर्च के अच्छे विकास के लिए जमीन का pH 6 से 7 अनुकूल है। मिर्च के लिए पौधशाला का चुनाव ऐसी जगह करें जहां धूप पर्याप्त मात्रा में आती हो। जरूरत के हिसाब से पौधशाला में फव्वारे से पानी देते रहना चाहिए। हरी मिर्च के लिए तुड़ाई फल लगने के करीब 15 से 20 दिनों बाद कर सकते हैं। तो भी आपने जाना इस माह के कृषि कैलेंडर के बारे में, जिसमें हमने आपको जानकारी दी हरी मिर्च से जुड़ी हुई। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की, मुलाकात करवाएंगे आपकी कामयाब किसान से। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। छोटा सा ब्रेक। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए कामयाब किसानों से। जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के दुर्गम इलाकों में जैविक विधि से खेती करने के लिए सफल किसान प्रेमचंद शर्मा को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है और उनके इस योगदान को सराहा जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से भी उन्हें साल 2021 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। किस तरीके से जैविक विधि से खेती को उन्होंने प्रोत्साहित किया है और अन्य किसानों को अपने साथ जोड़ा है, आइए जानते हैं उनकी कामयाबी की कहानी में।
प्रेमचंद शर्मा का जन्म वर्ष 1957 में देहरादून जनपद से सटे जनजातीय बहुल्य क्षेत्र जोनसार बाबर के चकराता ब्लॉक के सीमांत गांव अटाल में एक किसान परिवार में हुआ था। 5वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रेमचंद को खेती किसानी में विरासत में मिली थी। बचपन से ही प्रेमचंद शर्मा अपने पिता के साथ खेती बाड़ी से जुड़ गए और उनसे खेती किसानी के गुर सीखने लगे। पिता के निधन के बाद खेती बाड़ी का पूरा बोझ उन्हीं के कंधों पर आ गया। परंपरागत खेती में लागत के मुताबिक लाभ न होते देख उन्होंने नए प्रयोग करने का निर्णय लिया। इसकी शुरुआत उन्होंने 1994 में अनार की जैविक खेती से की। सफलता मिली तो इन्होंने अपने क्षेत्र के अन्य किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में वर्ष 2000 में उन्होंने अनार के उन्नत किस्म के 1.5 लाख पौधों की नर्सरी तैयार की। यह पौध उन्होंने जोनसार बाबर व पड़ोसी राज्य हिमाचल के करीब 350 कृषकों को वितरित की। अनार की खेती के गुर सीखने के लिए वह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, जलगांव के साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटक तक गए। वर्ष 2013 में प्रेमचंद ने देवघार खत के सेज तरानू और अटाल पंचायत से जुड़े। इन्होंने करीब 200 कृषकों को एकत्रित कर फल और सब्जी उत्पादक समिति का गठन किया। इसके साथ ही ग्राम स्तर पर कृषि सेवा केंद्र की शुरुआत कर क्षेत्र में खेती बागवानी के विकास में अहम भूमिका भी निभाई। प्रेमचंद शर्मा को खेती में सफल योगदान के लिए कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। वर्ष 2012 में उत्तराखंड सरकार की ओर से किसान भूषण, वर्ष 2014 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की तरफ से किसान सम्मान, भारतीय कृषि अनुसंधान की ओर से किसान सम्मान, वर्ष 2015 में कृषक सम्राट सम्मान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान से विशेष उपलब्धि सम्मान, वर्ष 2015 में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से प्रगतिशील कृषि सम्मान, वर्ष 2016 में स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से उत्तराखंड विस्मृत नायक सम्मान, वर्ष 2018 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से जगजीवन राम किसान पुरस्कार और सामाजिक संस्था की तरफ से जसोदा नवीनी सम्मान और अब 2021 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। करीब 3 दशक से खेती बागवानी से जुड़े प्रेमचंद ने जोनसार बाबर में किसानों को आय बढ़ाने के लिए नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस पहल से सीमांत क्षेत्र के सैकड़ों किसान नकदी फसलों का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति संवारने लगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र के किसानों को जैविक खेती का रास्ता दिखाया, साथ ही प्रगतिशील किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बने। तो अभी आपने देखी कामयाब किसान की कहानी, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से वो किसान जो कि जैविक विधि से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें सराहना मिल रही है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मजा आएगा। देखते रहे कृषि दर्शन। एक छोटा सा ब्रेक। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बहुत
बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि सरकार मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किस तरह के कदम उठा रही है। हाल ही में हैदराबाद में पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। क्या विशेष रहा इस सम्मेलन में, आइए डालते नजर इस रिपोर्ट पर। भारत की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। हैदराबाद में इस महासम्मेलन के आयोजन के साथ ही 2023 की तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोगों से कहा कि वो पोषक अनाजों के महत्व को समझे और उन्हें अपनी थाली का हिस्सा बनाए। पोषक अनाज वर्ष के सिलसिले में देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हैदराबाद में आयोजित पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में था। 2 दिनों तक चलने वाला ये महासम्मेलन हैदराबाद स्थित भारतीय कदन्य अनुसंधान संस्थान की ओर से आयोजित किया गया। इसमें खाद्य एवं कृषि संगठन, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग के अलावा नीति आयोग का भी भरपूर योगदान रहा। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने अनुसंधान सुविधाओं, पोषक अनाज बीज विज्ञान केंद्र, पोषण केंद्र यानी न्यूट्री हब की पोषक अनाज नवोद्यम प्रदर्शनी के अलावा नवोद्यम यानी स्टार्टअप सुविधाएं, कदन्य खाद्य प्रसंस्करण एककों, पोहाकरण श्रृंखला और इफ्को की पोषण वाटिका का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उभरते एफपीओ के काम को सराहा गया और भारतीय कदन्य अनुसंधान संस्थान ने एपिडा, एनआरएलएम, टीसीपीएल, हेरिटेज फूड्स के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च और न्यूट्री हब, जो कमर्शियल फैकेट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के रिप्रेजेंट करते हुए आपके सामने 2 दिन का सदस्य गोष्ठी, जैसे न्यूट्री सीरियल जो मिलेट्स या कदन कहते हैं, उनका मल्टी स्टेक होल्डर मेगा कन्वेंशन जारी है। और इस कन्वेंशन में खास करके ये अंतर्राज्य इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 जो घोषित किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसके ऊपर चर्चा करते हुए अभी आपको तो मालूम है कि ये जो इससे पहले मोटा अनाज कहते हैं, अभी इसको पोषक अनाज कहने लगे। गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन में 2018 ईयर में इसका घोषित किया है कि इसका नाम आगे से इसका पोषक अनाज कह सकते हैं। इसमें पोषक गुण इतना ज़्यादा है और अपने हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके वजह से इसका सारे के सारे इसका नाम बदल गया। अभी समय आया है इसको अपने देश से, जैसे योगा सारे दुनिया को लेके गए प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके आध्वर्य में ये पोषक अनाज को अपने देश के पार होते अनेक देश को इसको लेके जाने के लिए सारे दुनिया में फैलाने के अभी पूरा चर्चा चल रहा है, प्लान हो रहा है, लागू कर रहे हैं। और इसमें हम सब मिलके, सबसे पहले बात होती है जब भी कोई बड़ा चीज़ होती है तो इनको आगे ले चलने के लिए हमें बहुत ही ज़रूरी है कि
सारे स्टेक होल्डर्स का या भागीदार जो रहते हैं ना उनके साथ जाने का बहुत समय। अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च वैल्यू चेन जब 12 साल शुरू किया है और सब गठबंधन के साथ अभी सारे स्टेक होल्डर्स को प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक सब मिलजुल के इसको डिमांड क्रिएशन के दौरान प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, न्यूट्रिशन स्टडीज़ कंडक्ट किया है और ब्रांड्स बिल्डअप किया है और आज के हिसाब में लगभग 500 एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप कंपनीज को ग्रोथ होने लग गया। उसमें से कम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट न्यूट्री हब में आपको 200 प्लस एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप कंपनीज है, सारे डिफरेंट ब्रांड्स। ये उद्यमी इन लोगों को यही होता है लास्ट माइल कनेक्टिविटी डेवलप करने के लिए। वो कनेक्टिविटी कैसे बिल्ड करेंगे, उसको आगे कैसे ले चलेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी अंतर्राष्ट्रीय ये जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो घोषित किया है 2022 तक का, इसका सारे कार्यक्रम और गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट एकत्रित होते हुए इसको आगे चलने का पूरा प्लान बना है। तो अभी प्लान बनाए, भागीदारों को उनसे चर्चा करके और आगे कैसे चले। अभी ये तीसरा वर्जन मैच्योर्ड वर्जन है। यहाँ पे स्टार्टअप्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च ने जो अब तक 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स क्रिएट किया है, अभी इसको कैसे स्केल अप किया जाए और इसको एक्सपोर्टेबल मॉडल कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। और हमने इस वर्जन में वेंचर कैपिटलिस्ट को, एंजल इन्वेस्टर्स को और उसके डिफरेंट क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को भी इसमें लेके आए हैं। वो अभी तय कर रहे हैं कैसे फाइनेंशियल मार्केट में मिलेट एज ए इन्वेस्टेबल कमोडिटी, जहाँ पे जिसके पास पैसा है ये इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकता है, इसके ऊपर भी बहुत चर्चा हो रही है। तो ये 2 दिन के पूरे विचार विमर्श में हम सब मिलके ये तय कर रहे हैं कि मिलेट्स कैसे ग्लोबल लेवल पे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी दे सकता है। और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि हमारी जो ग्रेन्स है, हमारी जो लोकल फूड है, उसको लोकल से ग्लोबल तक ले जाना है। तो इसी प्रयास हमारा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर सब मिलके सारे स्टेक होल्डर के साथ एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो 2023 तक हमें आशा है कि इंडियन मिलेट्स को ग्लोबल रिस्पेक्ट, ग्लोबल पोजीशनिंग और ग्लोबल हेल्थ फूड्स के रूप में ये उभर के आएंगे। और हम सबको न्यूट्रिशन सिक्योरिटी और पोषण अभियान का जो हम बात करते हैं, सारी दुनिया को ये पोषण अभियान देंगे। ये मिलेट्स जो कदन या न्यूट्री सीरियल्स हम बताते हैं। आइए बात करते हैं मोबाइल ऐप्स के बारे में। इस भाग में हम आपको कृषि संबंधी तमाम ऐप्स की जानकारी देते हैं ताकि हमारे किसानों तक कृषि संबंधी जानकारियां इन मोबाइल ऐप्स के माध्यम से पहुंचती रहें। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं ई-नाम मोबाइल ऐप के बारे में। ई-नाम योजना से जी हमें बहुत फायदा हुआ है। जैसे पहले हमारा प्रति एकड़ निकलता था 30,000, 32,000, अब हमें 42,000, 45,000, 10-15 हज़ार रुपये का हमें प्रति एकड़ फायदा हो रहा है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। अब तक 1,68,00,000 किसान कृषि उत्पादों के कारोबार से जुड़े। इंटरनेट से जोड़ी गई है देश की 585 मंडियां। ई-नाम का लक्ष्य है कि पूरा देश एक मंडी क्षेत्र बने। किसान और खरीदार के बीच से ई-नाम ने दलाल खत्म कर दिए। इसका लाभ न सिर्फ किसानों बल्कि ग्राहकों को भी मिल रहा है। फसलों की ऑनलाइन बिकवाली के लिए देश भर में कृषि बाजार ई मंडी खोल दी।
इस भाग में हम आपको बताते हैं कृषि संबंधी सोशल मीडिया अपडेट्स के बारे में। तो आइए नजर डालते हैं सोशल मीडिया अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री जी ने सभी किसानों के लिए अनिवार्य किया है, तो सभी के खेत में जाकर जो सुपरवाइजर है या और भी कृषि पर्यवेक्षक है वो जाकर उसके खेत में से मृदा का परीक्षण करते हैं और उसकी रिपोर्ट उनको लाकर देते हैं, जिससे उसकी मृदा के बारे में उसको जानकारी देते हैं, कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, किस प्रकार से इसमें सुधार किया जा सकता है, कौन से पोषक तत्व इसमें डालने हैं, कौन सी फसलें इसमें लगानी हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं जिससे किसानों का फायदा होगा। इसी के साथ ही हमारे आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। लेकिन कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। जी हाँ, DD किसान के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे सभी कार्यक्रम आप इस YouTube चैनल पर देखें। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। जमाना, कुशल किसान, कृषि जगत की नई उड़ान, नवीनताएं, सूचनाएं, जानकारियां और विज्ञान, देश विदेश का ज्ञान समेत लेकर आए कृषि अपडेट। हर बुधवार शाम 4:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। रहेगा मौसम का डर, न सताएगी कीटों की चिंता। नई पॉली हाउस तकनीक से मिलेगी हर मौसम में फसल लेने की सफलता। देखिए हमारे कार्यक्रम विचार विमर्श में पॉली हाउस में खेती 24 सितंबर शुक्रवार रात 10 बजे। शहर में जरूर रहता हूँ मंगल, लेकिन इस जमीन के साथ रिश्ता नहीं टूटा है मेरा। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की तेरी? मैं बस मदद करने की कोशिश। नहीं चाहिए दुश्मनों की मदद। हर चीज में जोखिम है, और उस जोखिम से कैसे निपटना है ये मंगल बखूबी जानता है। आज की औरत चूल्हे पर रोटी पकाना भी जानती है और ट्रैक्टर चलाना भी जानती है। और जरूरत पड़े ना तो अपने परिवार के लिए रोटी कमा भी सकती है। अरे ना, औरत बहुत नाजुक होती है, उसे हमेशा मर्द के सहारे की जरूरत पड़ती है। राखी और सिंदूर जल्द आ रहा है दूरदर्शन किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान।